तुरुगो माते संगो कविकर्मणि ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। अंजू प्रगति को बताती है कि आनंद उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वो दोबारा शादी करने से डरती है। उसका अतीत और उसका बेवा होना उसे दोबारा शादी करने से रोकता है। प्रगति उसे समझाती है कि उसका अंधविश्वास उसकी जिंदगी का सहारा नहीं बन सकता, जबकि आनंद उसका जीवन साथी बनकर उसे सहारा भी दे सकता है और खुशियां भी, और उसे आनंद का रिश्ता मंजूर कर लेना चाहिए। अंजू भी प्रगति से कहती है कि उसे राजेश से शादी कर लेनी चाहिए। प्रगति मानती है कि राजेश बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वो तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक वो ठाकुर परिवार से बदला ना ले ले। स्वर्गीय अमिता के पिता और ठाकुराइन अमिता के बच्चे के पालन पोषण के प्रश्न से चिंतित हैं, और ठाकुराइन को खेद है कि उसे सुहागन होते हुए भी अपने पति और बेटे से दूर रहना पड़ रहा है। अचानक विनोद ठाकुराइन को वापस हवेली ले जाने के लिए वहां आता है और करण से उसकी झड़प होती है। विनोद ठाकुराइन को धमकी देता है कि अगर वो हवेली नहीं जाएगी तो वो अपनी जान ले लेगा। अंत में ठाकुराइन हवेली वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब आगे। चला जा, मैं तेरी मां नहीं हूं। जाओ। सुन लिया विनोद ठाकुर, मां यहां से नहीं जाएगी। मैं कसम खाकर आया हूं मां, मैं आज तुझे यहां से लेकर ही जाऊंगा। और विनोद ठाकुर, मेरे जीते जी तू मां को यहां से लेकर नहीं जा सकता। मां को ले जाने के लिए करण, अगर मुझे 10 खून भी करने पड़े ना तो मैं करूंगा। अगर तू बीच में आएगा तो सारी गोलियां तेरे सीने में तान दूंगा मैं। खूनी और हत्यारा तो तू है ही, मगर मैं करण पर गोली चलाने नहीं दूंगी तुझे। तुझमें हिम्मत है तो मुझ पर गोली चला, चला मुझ पर गोली। मां, तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी, मैं यही करण के साथ रहूंगी। मां, तू एक बेटे को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर दुश्मन के साथ रहना चाहती है। करण कोई गैर नहीं, कोई दुश्मन नहीं, मेरा बेटा है वो। मां, तेरी दूध की कसम, अगर मुझे इसके सामने नीचा देखना पड़ा तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। मां, आज तू मेरे साथ नहीं चली, तेरे बेटे की लाश जाएगी यहां से। नहीं मां जी, मैं नहीं चाहता कि आपके पवित्र आंचल पर आपके ही खून के धब्बे दिखें। और वैसे भी मां जी, हवेली में खून की होली तो हमेशा से खेली गई है, लेकिन आपका दामन हमेशा से पाक रहा है मां जी। आप चले जाइए, हवेली वापस चले जाइए मां जी। नहीं करण, नहीं मां जी, नहीं, आप वापस चले जाइए वरना अनर्थ हो जाएगा। शायद जिंदगी भर मैं अपने आप को जिम्मेदार समझता रहूंगा। अगर ये पाप मेरे सामने हो गया मां जी, शायद मैं जिंदगी भर अपना ये चेहरा आपको दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। आपको मेरी कसम है मां जी, मेरे बच्चे की कसम है, चले जाइए। हाँ मां जी, आप चले जाइए।
चल। मुझे यहाँ लाने के लिए विनोद अपनी जान देने पर तुल गया था। 25 साल पहले हम तुम्हें इस हवेली में ब्याह कर लाए थे। कई बार तुमसे अनबन हुई, झगड़ा भी हुआ, लेकिन कभी नौबत इस तरह नहीं आई। तुम्हारे जाने के बाद मुझे बहुत शर्मिंदगी का एहसास हुआ, लेकिन तुमने वापस आकर एक बार फिर साबित कर दिया है कि इस हवेली की मान मर्यादा तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। अगर मुझे हवेली की मान और मर्यादा का ख्याल ना होता तो मैं कभी भी वापस ना आती। बेशक, लेकिन ठकुराइन, हम अकेले नहीं हैं। यहां तुम्हारा बेटा विनोद है, तुम्हारी बहू है, और थोड़े ही दिनों में हम दादा दादी बनने वाले हैं। सोचो, अगर तुम नहीं आती तो अपने पोते का स्वागत कौन करता? बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहो विनोद। भूल से भी आप मां पर हाथ मत उठाइएगा। कभी नहीं उठाऊंगा। विनोद जी। अपनी मां को उनके कमरे में ले जाओ। चलो मां। न जाने जी की बात हो, न जाने जी की बात, मोरा नादान बलमा। न जाने जी की बात, न जाने जी की बात हो, न जाने जी की बात। शादी करने का इरादा है क्या? शर्म कर परदेसी। वो देख भूरे महाराज को 1 घंटे से पागलों के ऐसे गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं। पूछो तो जवाब ही नहीं देते। देखो। हाँ राम कटोरी, ऐसा चल मेरे साथ। न जाने जी की बात, न जाने जी की बात हो, न जाने जी की बात हो, मोरा नादान बलमा। पंडित जी। न जाने जी की बात। जय पंडित जी। क्या है? कुछ नहीं। क्या पागलों की तरह नाच रहे और गा भी रहे तुम्हें? अरे परदेसी, आज हम बहुत खुश हैं बेटवा। तुम भी नाचो, गाओ, और राम कटोरिया तू भी नाच, तू भी गा। ऐसा कौन सी खुशी की बात है? आपको लॉटरी की टिकट लग गई क्या? एक परदेसी, एक बात सुन। राम कटोरिया जरा, मलकिन हवेली में वापस आ गई हैं। चलो परदेसी, आज हम बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बनाएंगे। हम हलवा बनाएंगे, हम गोभी के आलू की सब्जी बनाएंगे, हम बूंदी का रायता बनाएंगे, हम खीर बनाएंगे, मलकिन को बड़े प्रेम से खिलाएंगे, और तुमको भी दावत देते हैं। खाओ, खूब खाओ। मलकिन आ गई, हमारी मलकिन आ गई। राम कटोरी, आज पुरानी हड्डी बहुत खुश है? आज मैं अपना वादा पूरा करवा लेता हूँ, समझी क्या? क्या शर्मा रही? ठहर जा। जय पंडित जी, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये फिल्मी गाना बंद कर। हम कौन सा वादा तुमसे किए हैं बेटवा? पंडित जी, तुम्हें भूल गए? तुम्हें मेरे को वादा किए कि जिस दिन मालकिन इस हवेली में आएगी तुम्हें मेरा हाथ राम कटोरी के हाथ में दे देंगे। उतार। तब हम कौन ऐसा वादा तुमसे नहीं किए हैं बचवा? ऐसा तुम्हें मुकर रहे? राम कटोरी इधर आओ।
क्या पंडित जी अभी मुकर रहे? इन्होंने वादा किया है ना, जिस दिन मालकिन इस हवेली में आएंगी ये तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे डालेंगे। उताच बोले ना। पंडित जी अपनी पुराने दिमाग में जोर लगाओ, कुछ याद सोचो। आया आया, हम किए थे तुमसे वादा। हाँ। ये थे, लेकिन एक बात सुन लो, हमारा भी एक शर्त है बचवा। राम कटोरिया से तुम्हारा शादी तब होगा जब इस हवेली में तुम्हारी चाची आ जाएगी। चाची? पंडित जी ये चाची किस लिए? अरे हमरे लिए, हम भी शादी करने का फैसला कर लिए हैं बेटवा। तुम्हें कैसे फैसला करें? पहले हमारी शादी होगी। अच्छा एक बात बता, ये बोलो। बड़ा कौन? तुम्हें। होशियार कौन? तुम्हें पंडित जी। शादी की उम्र किसकी? तुम्हारी। शादी कौन करेगा? तुम्हें पंडित जी करेंगे। तो फिर जाओ, समझे कि नहीं? हम जैसे तुम्हारे लिए राम कटोरिया ढूंढ के लाए हैं, हमारे लिए तुम्हें चचिया ढूंढ के लाए। जाओ जाओ जाओ। मैं कहां फंस गया पंडित जी? राम कटोरी तुम्हें इधर आओ। ये पुरानी हड्डी बड़ी चालू निकल गई। तुम एक काम करो, तुम्हारे ठनकपुर में कोई भीम कटोरी है क्या? नहीं है? मैं खुद ही ढूंढ के लाता हूँ भीम कटोरी को। एक्सक्यूज मी, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, मैंने बुलाया। यस सर। मनाली, तुम मेरे ऑफिस में काम करने जा रही हो, इसलिए हमें एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना बहुत जरूरी है। तुम मेरी सेक्रेटरी हो, और सेक्रेटरी का काम सिर्फ डिक्टेशन लेना या पर्सनल लेटर्स टाइप करना नहीं होता। एक सेक्रेटरी अपने ऑफिस के सीक्रेट्स देखती है और अपने बॉस के कुछ सीक्रेट्स रखती भी है। सीक्रेट से आपका क्या मतलब है सर? मनाली, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे सर मत कहना। मुझे अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है, और मेरा नाम है विनोद ठाकुर। जी हाँ सर। फिर सर? मेरा मतलब है विनोद साहब। खैर, सीक्रेट से मेरा मतलब है मेरी पर्सनल बातें, चाहे वो ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल। लेकिन सर, अनऑफिशियल बातें क्या हो सकती हैं? अनऑफिशियल से मेरा मतलब है मेरी पर्सनल बातें। मगर मैं आपकी पर्सनल बातों में कैसे इन्वॉल्व हो सकती हूँ? मनाली, एक दूसरे का ख्याल रखना हर इंसान का फर्ज होता है। मसलन अगर तुम्हें कोई तकलीफ है या तुम्हारा कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, उस तकलीफ को दूर करना, उस पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरा फर्ज बनता है। अगर मेरे एम्प्लॉयज मेरे कोलीग्स किसी भी तकलीफ में हो, ये मैं देखना पसंद नहीं करता। ये तो आपकी ग्रेटनेस है सर। तो तुम भी मेरा ख्याल रखोगी ना? ख्याल? किस तरह का ख्याल सर? थोड़ी बातें जबान से कही नहीं जा सकती, उन्हें इशारों से समझ लेना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी सीक्रेट्स ना रहे। जी? मनाली, तुम अपने दिल की बात बेधड़क कह सकती हो मुझसे, और मैं अपने दिल की बात तुमसे। लेकिन आप तो बॉस हैं और मैं इसमें कोई फर्क महसूस नहीं करता। बाय द वे, तुम्हारी सैलरी कितनी फिक्स हुई है? 4000 सर। 4000। अगर मैं 4000 से 5000 कर दूं तो तुम्हें एतराज तो नहीं होगा? जी हाँ, मेरा मतलब है जी नहीं। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि आज हम लंच पर जा रहे हैं तो? मैं खुशी से कबूल कर लूंगी। ग्रेट। मनाली, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे लिए एक अच्छी सेक्रेटरी नहीं बल्कि एक अच्छी दोस्त भी साबित होगी। मैं कोशिश करूंगी। मैं तुम्हें 1 बजे इंटरकॉम पर इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, बाय। राम राम मलकिन। राम राम भूरे महाराज, ये क्या ले आए? आपके लिए खाना लाए हैं मलकिन, खा लीजिए। भूरे महाराज, बहुत दिन हो गए आपके हाथ का खाना ही नहीं खाया। और ठीक तो हो? ठीक मलकिन, क्या बताए मलकिन, जब आप इस हवेली से चली गई थी तो हमारा किसी काम में मन नहीं लगे तो रहा मलकिन। न सोना, न उठना, न बैठना, न खाना पीना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। हम तो दिन रात आपकी याद में रोमत रहे मलकिन, रोमत रहे। भूरे महाराज, आप रो तो अभी भी रहे हैं। रोमत नहीं है मलकिन, आपकी आंखों में आंसू हैं भूरे ये महाराज। आंसू नहीं है मलकिन,
ये आपकी अगवानी में हमारी आंखों से गुलाब के फूल जल रहे हैं बल्कि। एक बिनती आपसे है। हाँ कहो। कभी भी हवेली को छोड़ के आप मत जाइएगा, बल्कि मत जाइएगा। गोरे महाराज, आप तो जानते हैं हमारे यहाँ की एक परंपरा है, मायके से लड़की डोली में ससुराल आती है और ससुराल से अर्थी पर ही बाहर जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? क्या तू अपनी औकात भूल गया है? विनोद ठाकुर, मुझे अपनी औकात समझाने की कोशिश मत करो। और एक बात और मत भूलो कि इस वक्त तुम अपनी हवेली में नहीं बल्कि मेरे घर में खड़े हो। मैं तुझ जैसे मामूली आदमी से बात करना अपने शान के खिलाफ समझता हूं। मैं अपनी मां को लेने आया हूं। मां? किस मां की बात करता है तू? उस मां की जिसे हवेली से थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिया गया, जिसका अपमान किया गया, तेरी नजरों के सामने उसकी बेइज्जती होती रही और तू खड़ा तमाशा देखता रहा। उस वक्त तेरी गैरत कहां गई थी विनोद ठाकुर? कहां गई थी तेरी गैरत? इस घर में तेरी मां नहीं बल्कि मेरी मां रहती। नमस्कार ठाकुर साहब। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? धीरज धीरज रखिए सरकार, थोड़ा शांत हो जाइए। आज मैं अपने काम की वजह से नहीं, आपके काम की वजह से आया हूं। मेरा काम? मेरा क्या काम है? सरकार, इस समय जो आपके दिमाग की हालत है ना, उसे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन इन सब परेशानियों की दवा है हमारे पास। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं परेशान हूं? जी सरकार, उस दिन उस बाजारे हुस्न में आना, मालती भाई के घर जाना और कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करना और फिर जानकारी न मिलने पर आपका दिल मिला जाना। हाँ सरकार, जो बात कोई नहीं बता सकता ना, वो बात ये सुंदरलाल बता सकता है। सरकार, इस हवेली से उस कोठे के बीच का राज, वो राज जिस पर की पर्दा पड़ा हुआ है, और सुंदरलाल उस पर्दे की एक एक तार को नोच नोच के यूं फेंक सकता है। और सरकार, इस कहानी में कुछ किरदार ऐसे हैं, अगर आपको उनकी असलियत पता लग जाए ना, तो आपके दिमाग में जो दुश्मनों की धुंधली तस्वीर है ना, वो तो आईने की तरह साफ हो जाएगी। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।